Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 1st September 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जिससे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और वो कब फॉर्म किया गया था? वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म किया गया था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आईएमडी, वो क्या कहते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं, पीएलए एग्रेशन ब्लॉक्ड एट पैंगोंग टिसू लेक। इस न्यूज़ में आज फर्स्ट पेज पे दो न्यूज़ आई है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। एक ये आई है, पीएलए एग्रेशन ब्लॉक्ड एट पैंगोंग टिसू लेक, और एक और है, क्या कहते हैं, पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि अगस्त 29 को क्या कहते हैं, चाइनी आर्मी पैंगोंग टिसू लेक पे स्टैंड ऑफ करने वाली थी, लेकिन उनको वहीं पे ब्लॉक कर दिया गया। तो फिर चाइनीज आर्मी ने ऐसा एलिगेशन लगाया कि 31 अगस्त को इंडियन आर्मी है वो पैंगोंग टिसू लेक पे और क्या कहते हैं रैकून माउंटेन्स जो है वहाँ से इंडिया की तरफ, वो चाइना की तरफ जा रही है, क्या कहते हैं उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, ऐसा उसने एलिगेशन लगाया है। तो ये क्या कहते हैं सरासर गलत है। और वो क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो स्टेटस को जो हमारा नॉर्मल कंडीशन हो गई थी उसको फिर से ब्रेक करना चाह रहा है चाइनीज आर्मी, ऐसा इसमें लग रहा है। ऐसे ही इसमें दूसरी न्यूज़ है इस पहले ही पेज में। ये है, चाइना कंट्रोल्स 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख, कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में कवर किया चाइना ने, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया कि अबाउट 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया लद्दाख अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज नाउ अंडर चाइनीज कंट्रोल, कि चाइनीज कंट्रोल में 1000 स्क्वायर किलोमीटर है लद्दाख का। इंटेलिजेंस इनपुट ऐसा कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर ही हम लोग देख लेते हैं अलग से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इंडिया चाइना बॉर्डर। नाकुला नाकुला इज अ पास एट द हाइट ऑफ, नाकुला एक पास है इंडिया चाइना के बीच में जो 5000 मीटर ऊंचाई पे मीन सी लेवल से। ये सिक्किम में पड़ता है। इट इज लोकेटेड अहेड ऑफ द मुकुंगटांग, जो चोमू ले जगह है, रिसोर्स और रिवर तीस्ता, उसके आगे जाने पे ये पड़ता है। इस यहाँ सिक्किम में और पास है, नाथुला पास है, जलेबला पास है, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है। पेंगोंग टिशू लेक, ये 135 किलोमीटर लंबी लेक है जो हिमालय 4350 मीटर हाइट पे है, जो क्या कहते हैं इंडिया टू चाइना पूरा कवर करती है। इसका 1/3 45 मीटर स्ट्रेच जो इंडियन कंट्रोल में और 90 किलोमीटर स्ट्रेच इसका चाइनीज कंट्रोल में। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इस रिवर का भी कंट्रोल चाइनीज के पास है। ये बनी थी टेथिस जोन्सलैंड के द्वारा। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यही है, इसका कोई मेजर टैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस एक है कि ये चुशुल जाने पे पड़ती है और ये इसी साइड से इंडियन टेरिटरी में चाइनीज ट्रूप घुसते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर देख लेते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर है 3488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री। जो इंटायर बाउंड्री जो है वो पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो क्या कहते हैं, इसे मैकमोहन लैंड नाम रखा गया है सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे। इस डिस्प्यूट को कई बार कंट्रोल करने की बात की गई है। क्या कहते हैं कि जब जब हुआ 1976 में बात हुई, फिर 1981 तक 1987 तक बात हुई। 8 राउंड की टॉक होने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं आया। 1988 में फिर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना गए, उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात भी की, लेकिन उस डिस्प्यूट को कंट्रोल करने की कोई बात नहीं आई। 1993 में एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लेकिन कोई उसका कहते रिजल्ट नहीं आया कि डिस्प्यूट कंट्रोल करने का। फिर 1996 में एग्रीमेंट पास हुआ। 2003 में दो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर 2009 में दो रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और 17 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। इस वक्त रिसेंटली एनएससी के जो अजीत डोभाल है उनको स्पेशल एनवॉय फॉर टॉक्स अपॉइंट किया गया। इस तरह की बात जो होती है इंडिया चाइना के बीच में, उन टॉक्स के लिए अपॉइंट होने किया गया अजीत डोभाल को एनएससी के। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, जीडीपी फॉल्स टू 23.9% इन फर्स्ट क्वार्टर, की जीडीपी फॉल हुआ है 23.9%।
इसमें वही दिया कि इंडियन इकोनॉमी सॉ इट्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन की इंडियन इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है, जिसमें जो जीडीपी हमारा वो 23.9% श्रिंक किया है अप्रैल टू जून क्वार्टर में। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा ये रिपोर्ट आई है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इंडिया का, उसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया कि इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है जीडीपी में, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है जीडीपी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेज ₹1 फाइन ऑन भूषण फॉर कंटेम्प्ट। ये जो प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था, उनको ₹1 का फाइन लगा है, और अगर वो इस फाइन को नहीं भरते हैं, अगर ₹1 के फाइन को वो नहीं भरते तो उनके ऊपर उनको जेल हो सकती है, ऐसा इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। इसमें न्यूज़ में कहा गया है, द सुप्रीम कोर्ट मंडे पनिश सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण विद अ नॉमिनल फाइन ऑफ ₹1 फॉर कमिटिंग क्रिमिनल कंटेंट बाय स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। कि क्रिमिनल कंटेंट जो उनके ऊपर लगा था स्कैंडलाइज करने के लिए कोर्ट पर, तो उनके ऊपर क्या कहते हैं ₹1 का फाइन लगा है, नॉमिनल फाइन ₹1 का, और उन्हें ये भरना ही होगा। अगर वो नहीं भरते तो उनको क्या कहते हैं जेल हो जाएगी। तो ऐसा इसमें कहा गया, इसमें ये भी कहा गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ओनली ट्यूशन फी कैन बी चार्ज ड्यूरिंग लॉकडाउन। जो दिल्ली के स्कूल्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा इशू किया है कि दैट नो चार्जेस एक्सेप्ट फॉर ट्यूशन फी विल बी डिमांडेड फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। की कहते हैं जो स्कूल चिल्ड्रेन है, जो स्कूल्स हैं बच्चों के, कहते हैं उनके पेरेंट्स से क्या कहते हैं नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ ट्यूशन फीस मांगी जाएगी और कोई चार्जेस नहीं मांगी जाएगी। कि बहुत तरह के चार्जेस होते हैं जिसके कारण फीस बढ़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है कि इस पैंडमिक के कारण सिर्फ ट्यूशन फीस मांगी जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, तो कौन सी सर्विसेज उनकी यूज़ हो रही है, तो क्या कहते हैं किस बात का पैसा। तो ये क्या कहते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, ये हर गवर्नमेंट को लेना चाहिए, हर स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिए इस तरह का। इसमें ये भी लिखा है, द गवर्नमेंट ऑर्डर देयर इज stated that the act of school charging fees under other head was not only a clear violation but also an inhuman act on their part, keeping view of the prevailing pandemic condition। उन्होंने कहा कि जो फीस और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं स्कूल्स, वो सिर्फ वॉयलेट नहीं कर रहे हैं हमारे लॉज को, बल्कि एक इनह्यूमन एक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक के कारण जहाँ पे हर कोई दिक्कत में है, तो इतना ज़्यादा फीस किसी से चार्ज करना किसी के ऊपर, ये पूरी तरह से इनह्यूमन एक्ट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, प्राइमा फेसिया एविडेंस अगेंस्ट नरवाल। नताशा नरवाल जो एक्टिविस्ट है, उनके ऊपर प्राइमा फेसिया जो, ये देख लेते हैं क्या है ये प्राइमा फेसिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि उनकी जो प्राइमा फेसिया केस है उस पर पूरा एविडेंस मिला है, क्या कहते हैं नताशा नरवाल के ऊपर। तो इसमें ये न्यूज़ बताई गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट एंड प्राइमा फेसिया केस कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। प्राइमा फेसिया क्या है? इन कॉमन लॉ जुरिडिक्शन, प्राइमा फेसिया डोनेट्स एविडेंसेस दैट अनलेस रिब्यूटेड could be sufficient to provide a particular position of fact। की कोई जो केस होता है उस पर अगर आपको पर्टिकुलर प्रोपोजिशन में क्या कहते हैं आपको एविडेंस मिल जाए, तो क्या कहते हैं उसे, द टर्म इज यूज सिमिलरली इन एकेडमिक फिलोसफी। क्या कहते हैं कि कई लीगल प्रोसीडिंग्स में या जुरिडिक्शन में प्रीमियर केस एग्जिस्ट करते हैं, विच फॉलोइंग विच प्रोविजन में दे कमेंस टू टेस्ट एंड क्रिएट अ रूलिंग। क्या कहते हैं कि जिसमें टेस्ट किया जाए उन एविडेंस को, उसके बाद रूलिंग की जा सकती है। तो इसका मतलब होता है प्रीमियर फेसिया केस। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। ईडी अरेस्ट ताहिर हुसैन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो ईडी ने अरेस्ट किया ताहिर हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग पे। तो इम्पोर्टेंट आता है ईडी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। ईडी ईडी होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, जो इकोनॉमिक लॉज ऑफ फाइटिंग क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया पे वर्क करती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसमें कई और भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के। इसका ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से। फिर 1957 में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। इसमें कंपोजिशन इसका देख लेते हैं। इसमें कई ऑफिसर्स पर्सनल कहते हैं अपॉइंट भी किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, और लेकिन कुछ ऑफिसर्स डिप्यूशन पे आते भी हैं डिफरेंट एजेंसीज के, जैसे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस के डेप्यूटेशन पे आते हैं ये सब इनके ऑफिसर्स। इसके जो फंक्शन होते हैं, इसमें जो जुरिडिक्शन है इसका, क्या कहते हैं ईडी का, वो एक पीएमएलए कोर्ट होती है उनके पास, जो होता है अपना डिसीजन देती है, उस पर वो डिसीजन फाइनल होता है। अगर कोई
अपील है कि अगेंस्ट एनी ऑर्डर, जो कोई भी ऑर्डर पीएमएलए कोर्ट का हो, अगर उसके अगेंस्ट कोई फाइलिंग आए तो फिर हाई कोर्ट के कहते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पहला एडिटोरियल आता है क्वांटम नॉट अ सोलेस, कि सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटेंस है भूषण डिमिनिश स्टेटस एक्सपोजेस इंटॉलरेंस साइड, कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था भूषण प्रशांत भूषण के ऊपर, वो एक स्टैच्यूर और एक्सपोज करता है इंटॉलरेंस साइड को भी। इसमें वही लिखा है कि जो जैसे हमने देखा कि उनके ऊपर जो पेनाल्टी लगी प्रशांत भूषण के ऊपर वो कम है, माइल्ड है, लेकिन उसका जो इम्पोर्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेव होगा। जो नॉमिनल फी 1 रुपये की लगी है उनको क्या कहते हैं एक इफेक्ट देगी। कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि स्कैंडलाइज करते हैं कोर्ट को तो आपको क्या कहते हैं भुगतना पड़ेगा। आप कोई भी हो, आपको क्या ऊपर फाइन लगेगा या आपको जेल हो सकती है। इस तरह का आपको प्रिजन टर्म मिल सकता है अगर आप ऐसा काम नहीं करते। अगर आप ऐसा काम करेंगे, स्कैंडलाइज करेंगे, कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट शो करेंगे, तो आपको ऐसा मिल सकती है पनिशमेंट। तो इसमें इस बात के लिए इनके ऊपर इतना नॉमिनल फाइन लगा है कि वो दोबारा इन फ्यूचर ऐसा ना करें और क्या कहते हैं वो अपनी जो एक रिस्पेक्ट है उसको बनाए रखें। इसमें ये भी कहा गया कि बेंच ने कई बार कोशिश की कि वो ये भी देखा कि वो अपॉलॉजी मांग ले तो उनको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन प्रशांत भूषण थे वो माफ़ी मांगने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो अपने जो उनका स्टेटमेंट था वो पूरी तरह से बोनाफाइड थे, पूरी तरह उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे, उस डिसीजन अपने जो क्या कहते हैं उनकी स्टेटमेंट थी उसको पूरी तरह से मान रहे थे कि उन्होंने ऐसा कहा है और वो क्या कहते हैं माफ़ी नहीं मांगी। इसमें ये भी लिखा है कि फॉर द डिफेंस ऑफ ट्रुथ, जो उन्होंने लिया मिस्टर भूषण ने, वो कहते हैं सही भी है एक तरह से, लेकिन जो उन्होंने सीजीआई पास सीजीआई और रिटायर्ड जजेस के ऊपर जो कहा वो पूरी तरह से जो गलत था, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कि वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उनके ऊपर आप इतना ज़्यादा नहीं कह सकते। तो इस तरह से ये एक तरह से गलत भी था। लास्ट में इसमें कहा गया कि इट इज़ नॉट अ वर्डिक्ट दैट पर्जेस मिस्टर भूषण ऑफ एनी कंटेंट, कि ये वर्डिक्ट नहीं जो मिस्टर भूषण को पर्जेस करती है किसी भी कंटेंट के लिए। रेदर इट कम्स अक्रॉस एन अनफेयर, कि अनफेयर है बट इनएविटेबल पनिशमेंट फॉर हिज रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज। क्या कहते हैं कि इनएविटेबल पनिशमेंट है कि वो उन्होंने अपोलॉजी भी नहीं मांगी तब भी उनके ऊपर इतना कम फाइन लगा, और एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर हिज ओपिनियंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द जुडिशियल रीजन टाइम्स, कि जिससे उनके ऊपर और कुछ लगता फाइन और कोई पनिशमेंट मिलती तो उन्हें पता चलता, उनको रिग्रेट होता कि इस तरह की स्टेटमेंट देने के ऊपर, कंडक्ट ऑफ जो जुडिशरी के ऊपर इतना ऐसी स्टेटमेंट देने पर उनको इन फ्यूचर सोचना पड़ता। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है द राइट कीज। राइट कीज से पहले हम लोग देख लेते हैं जो प्रोसीडिंग्स हुई है, क्या कहते हैं जो केस हुआ उसके ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या थी। जैसे उनका जो फाइनल जजमेंट था सीओसी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि वे गेव सेवरल अपॉर्चुनिटीज एंड इंकरेजमेंट to Prashant Bhushan to express regret. It not only gave wide publicity to the second state but also gave various interviews to press, कि उन्होंने सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी बट कई और स्टेटमेंट दिए पब्लिक मीडिया पे, जिसके ऊपर उनके ऊपर ये क्या कहते हैं जो मिला है उनके ऊपर जो पनिशमेंट उसको इस कारण ही मिला है। द सुप्रीम कोर्ट मंडे इम्पोज अ टोन फाइन ऑफ ₹1 की ₹1 का फाइन उनके ऊपर लगा है प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेंट केस के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट्स किए थे। जो बेंच थी वो हेड की जाती है अरुण मिश्रा की जाती जिन्होंने भूषण से कहा कि फाइन ये 15 सितंबर तक जमा होना है, और फेलिंग विच विल अट्रैक्ट अ जेल टर्म ऑफ 3 मंथ्स, की अगर वो नहीं करते हैं तो 3 महीने का उन्हें जेल होगा, और डिबारमेंट फ्रॉम लॉ प्रैक्टिस फॉर 3 ईयर, और 3 साल तक उनको लॉ प्रैक्टिस नहीं करने दी जाएगी। तो ऐसा इसमें कहा गया। तो इसमें कमिंग बैक टू द जजमेंट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी कर्टेड बट राइट्स ऑफ अदर्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड। क्या कहते हैं कि बेंच ने भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कर्टेल की जाएगी लेकिन राइट जो अदर की है उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा जो जस्टिस बी आर गवई और कृष्णा मुरारी उन्होंने ऐसा कहा। द वर्डिक्ट ने यह भी कहा कि द बेंच हैज परस्यूडेड भूषण टू एक्सप्रेस रिग्रेट बट अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वो इट वाज नॉट विटनेस ऑफ थिंग दैट द कंडेंट शुड एक्सप्रेस और रिग्रेट, तो उनके ऊपर इसलिए ऐसा स्टेटमेंट किया गया। इतनी कम पनिशमेंट क्यों दी गई? व्हाई सच अ स्मॉल पनिशमेंट? If we do not take cognizance of such conduct, it will give a wrong message to the lawyers and
लिटिगेंट्स थ्रू आउट द कंट्री, कि पूरी अगर हम उन्हें क्या कहते हैं अच्छी तरह से नहीं पनिशमेंट देंगे तो क्या कहते हैं इन फ्यूचर लॉयर्स और जो लिटिगेंट्स हैं कंट्री में वो सोचेंगे कि हमें माफ़ी मिल जाएगी तो हम ऐसा स्टेटमेंट देते रहेंगे। तो इसलिए इतना कम फाइन देना ये एक तरह से गलत भी है, और क्या कहते हैं एक तरह से भी सही भी है कि उन्होंने कई काम किए हैं इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए कई वर्क किए हैं, अच्छे वर्क किए हैं, तो इसलिए भी उनके ऊपर इतना कम फाइन है। दो इसमें दोनों है एडवांटेज, एक तरह से प्रोज और कॉन्स दोनों है इस क्या कहते हैं स्टेटमेंट। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में आता है, अगला एडिटोरियल है अनलॉक 4 में। चलिए पहले देख लेते हैं अनलॉक 4 में क्या क्या खुला है। आज से सितंबर 1 से लगभग 50% टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल जा सकता है, कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए और टेली काउंसलिंग जो रिलेटेड वक्त है उनके लिए। सितंबर 7 में क्या कहते हैं तक खुल जाएगा, मेट्रो रेल सर्विसेज खुल जाएंगी। सितंबर 21 तक कांग्रेशन जो होता है कोई भी मीटिंग्स होती है 100% तक की खुल जाएंगी। ओपन एयर थिएटर खुल जाएंगे। और जो नहीं खुलेगा वो है लॉकडाउन कंटेनमेंट, जो उसमें स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे बच्चों के लिए। सिनेमा हॉल, थिएटर्स, इंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल्स ये सब नहीं खुलेंगे। नो इंटरनेशनल ट्रैवल होगा अभी। लेकिन और जो 65 साल से ऊपर लोग हैं और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनको घर से बाहर निकलने की कहते हैं ज़रूरत ना हो, क्योंकि वो घर पे रहें तभी वो सेफ है। तो अगले एडिटोरियल में यही दिया है कि द राइट कीज कि अनलॉकिंग द इकोनॉमिक फर्दर कॉल्स फॉर विजिलेंस एंड स्ट्रॉन्गर हेल्थ सर्विलेंस, कि इकोनॉमिक को हम लोग जो क्या कहते हैं खोल रहे हैं धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो अनलॉक 4 गाइडलाइंस सही तो है, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी थोड़ी सही तरह से की जा सकती है। हेल्थ सर्विलेंस बढ़ाया जाए और क्या कहते हैं अच्छे से टेस्टिंग हो, जिससे हम ये जो क्या कहते हैं कोरोना फैला है इसको भी रोक सकें। जैसे हमने देखा है कि ये एक्टिविटीज़ तो जो खुली है गैदरिंग्स, जो 100 लोग तक की रोक खोल दी है कि 100 लोग तक गैदरिंग कर सकते हैं। और जो ऐसे हमने देखा कि 5 जब कोरोना चालू हुआ था, जब हमारा लॉकडाउन चालू हुआ था इंडिया में, तो 25 मार्च को 600 केस थे, तब लॉकडाउन हुआ था। और अब जब हमारे यहाँ 78,512 केस हैं, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं किसी कंट्री में, तो वो इंडिया ही है, जहाँ पे इतने ज़्यादा हाइक है केसेस की। तो इंडिया है जहाँ जिसके केस कहते हैं, जो यूएस और ब्राज़ील है जहाँ पे इंडिया से ज़्यादा केस है, वहाँ भी इतना तेज़ी से केस नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी इतने दिनों से चल रहे हैं इसलिए इतने ज़्यादा केस हैं। तो ये सोचने की बात है कि क्या कहते हैं जब ज़रूरत है, अब क्या कहते हैं कि कुछ जगह इम्पोज हुआ जाए कोई, जैसे ये गैदरिंग्स है इनको रोका जाना चाहिए था, और भी कई स्टेटमेंट जो है कई जो खोल दिए गए कई चीज़ें तो उनको रोकनी चाहिए थी। इकोनॉमिक को हम लोग बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन सोच के भी कि हमें कोरोना स्प्रेड नहीं होने देना है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द एनवायरनमेंट इज़ अ नेशनल इशू, कि एनवायरनमेंट एक नेशनल इशू है। इसमें लिखा है कि टू व्यू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टू एन आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लेंस विल ओनली स्पेल इट्स टू, कि हम लोग किसी आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल लेंस से इसे देखेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को तो पूरी तरह से गलत होगा। जैसे हमने देखा है कि इन्वायरमेंट इश्यूज एक हमेशा से डिबेट का इशू रहा है। क्या कहता है जैसे सोनिया गांधी ने अभी कुछ दिन पहले कहा 13 अगस्त को कि स्टॉप डिसमेंटलिंग ऑफ इन्वायरमेंट रूल्स, कि जो हम लोग डिसमेंटल कर रहे हैं इन्वायरमेंट रूल्स को उनको डिसमेंटल नहीं किया जाए। ऐसा उन्होंने हिंदू में कहा कि एक प्रेस में उन्होंने कहा हाउ इंडिया फेयर्स, कि इंडिया कैसा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। तो ये देखा जा सकता है कि इट मे बी पॉलिटिकल कन्वीनियंट कि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स में वो 177 है। 180 कंट्रीज में 177 रैंकिंग है, तो काफ़ी बुरी रैंकिंग है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में इंडिया की। तो सोचने की बात है कि इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बेकार रैंकिंग कैसे हुई। पहले जब था कि हमारी इंडियन की रैंकिंग थी 168 177 थी 2018 में, तो धीरे धीरे हमारी रैंकिंग बेकार ही हो रही है। तो सोचने की बात है कि इतनी ज़्यादा रैंकिंग कैसे हो गई, तो इसमें यही बात की गई है। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल रिकॉर्ड। जैसे हमने देखा कि जो हमारी नई गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने कैपिटलिज्म कई चीज़ बढ़ाने की बात की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इन्वायरमेंट के ऊपर आपने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। कहते हैं कि जैसे हमने देखा कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कई मिनिस्टर थे वो लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। उसी तरह इस वक्त जो एनडीए गवर्नमेंट है वो भी कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कहते हैं वर्क करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे, लेकिन कोई उस पर पॉलिसी नहीं बन रही कि उसको प्रोटेक्ट करने की। जो पहले था फॉरेस्ट जो था वो पहले स्टेट सब्जेक्ट था, वो स्टेट सब्जेक्ट
until transfer to the concurrent list। क्या कहते हैं 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसके बाद इसे क्या कहते हैं concurrent लिस्ट में डाल दिया गया, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों डिसीजन देती है। फिर आता है एक क्या कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे डिफॉरेस्टेशन। जैसे हमने देखा है कि डिफॉरेस्टेशन काफ़ी बड़ा इशू रहता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मतलब डिफॉरेस्टेशन को रोकना। जैसे हमने देखा है कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉरेस्ट क्लियर हो रही है माइनिंग या इंडस्ट्रीज़ के लिए, पॉपुलेशन प्रेशर पड़ रहा है क्या कहते हैं इनको खाली करने का, फॉरेस्ट को क्लियर करने का, जिससे वहाँ पे कल क्या कहते हैं पॉपुलेशन रह सके, कहते हैं लोग रह सके, कहते हैं डेवलपमेंट हो सके, इस नाम पे फॉरेस्ट क्लियर हो रही है। तो फॉरेस्ट भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है ही, लेकिन हमें एक फॉरेस्ट भी होना ज़रूरी है, जिसमें ये बात की गई। क्रूशियल डायमेंशंस क्या है इसमें कि द बैलेंस ऑफ इम्पेरेटिव्स बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल पॉवर्टी इरेडिक्शन। क्या कहते हैं कि जो एक तरह से हमने देखा है कि सेंट्रल हो या स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, सब इंटेलिजेंस अपना लगाते हैं, मॉनिटर करते हैं कंप्लायंस की कैसे लॉ बनाया जाए इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे कई डायमेंशंस में, लेकिन वो वर्क नहीं करते हैं लॉज उनके। लास्ट में इसमें कहा गया कि द एनवायरमेंट इज अ नेशनल इशू, कि इन्वायरमेंट एक नेशनल इशू है जो अनवेवरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट चाहता है और हर सिटीजन्स का चाहता है पार्टिसिपेशन, की पॉलिटिकल अफेक्शन की पॉलिटिकल व्यू में इसे ना देखें, इसे इसे एक अपनी कंट्री के ब्यूटी के लिए सोचे, कि इन कंट्री के नीड के लिए सोचे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तभी हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखें। अगली न्यूज़ आती है रेयर रेनाती चोला एरा इंस्क्रिप्शन अनअर्थड, कि एक रेनाती चोला एरा जो था उसका एक इंस्क्रिप्शन निकाला गया है, जिसमें पाया गया कि एक इंग्रेव्ड है डोलोमाइट स्लैब में, जिसमें रिमोट विलेज है जो कदप्पा डिस्ट्रिक्ट का एपी का, वहाँ पे ये पाया गया है। इसमें लिखा है कि अ रेयर इंस्क्रिप्शन जो रेनाती चोला एरिया का बताया जा रहा है, जो कदप्पा डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, वो बताता है जो वहाँ की फर्टेनिटी ऑफ आर्कोलॉजिकल एंड हिस्ट्री बताता है। वहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता थ्रो करता है लाइट जो 6 मार्टर्स थे, 6 मेजरिंग यूनिट थे ऑफ लैंड गिफ्टेड टू अ पर्सन सिदाम्यू, जो एक 6 मार्टर्स थे जो मेजरमेंट यूनिट वो जो गिफ्ट किए गए थे पर एक इंसान था सिदाम्यू उसको, वन ऑफ द ब्राह्मण सर्विंग द टेम्पल एट पिडुका विलेज। पिदुका विलेज था, वहाँ के जो एक टेम्पल था वो उसको जो सर्व करता था ब्राह्मण, वो था सिदामई, उसको ही ये 6 मार्टर्स दिए गए थे। तो वो क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शन ऐसा डिफाइन करता है। तो ये क्या है, ये रेनाती चोला एरिया क्या है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। रेनाती चोला एरिया, ये रेनाती चोला डायनेस्टी जो थी वो राया साले में रायला सीमा द्वारा क्या कहते हैं रूल की जाती थी 6 टू 5th थ्रू 11th सेंचुरीज के समय। ये कुडुपा जमलदुगु तेलुगु इंस्क्रिप्शन जो थे तेलुगु चोला एरिया के एरकुम मुतुरजा धरवर्ना और जो एरेंगुतु सल्तनत थे वो 575 सेंचुरी एडी में थे, प्रेजेंट कदप्पा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे थे। तो कहते हैं जो रेनाती चोला एरिया था ये राला सीमा का रूल था। ये कहते हैं आपने सुना होगा ये राला सीमा को, कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं इसके बारे में, कहते हैं और भी लोग जो जानते हैं वो लोग बता सकते हैं, जिससे जो लोग न जानते वो लोग कहते हैं आप जान सकें। तो क्या कहते हैं जिसे पता हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये रायला सीमा क्या है। कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रूलर भी, कई बार क्या कहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में आ जा सकते हैं कि ये किस डायनेस्टी का रूलर था। तो सोचने की बात है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च करके भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें, और जो क्वेश्चन पूछे गए उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।